और देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। आज राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होने वाली है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की है। इसके अलावा आज से देखिए, मिशन छत्तीसगढ़ पर निकलेंगी प्रियंका गांधी। उनकी भी वहां पर एंट्री होने जा रही है। लगातार चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाती हुई वो दिखाई देंगी। और इसके साथ ही देखिए, सीएम शिवराज को लेकर भी जानकारी है कि ओंकारेश्वर में शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे शिवराज सिंह चौहान। ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब मामले में आज रावर्स एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस पर भी लगातार नजर रहेगी। तो देखिए, इसी के साथ अब हम डिटेल्स की बात करें तो चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से ताजा अपडेट यह है कि प्रियंका गांधी की वहां एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रियंका गांधी आज भिलाई में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। खासतौर पर महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल 5 राज्यों के साथ चुनाव होने हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और रायपुर से सीधे भिलाई के लिए वो रवाना होंगी। प्रियंका भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में शिरकत करेंगी और छत्तीसगढ़ की 98 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को साधेंगी। वहां पर उन्हें संबोधित करेंगी और कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। देखिए, दोपहर 12 बजे के आसपास प्रियंका भिलाई में रैली करने वाली है। ये जानकारी सामने आ रही है और सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरे के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने पूरी जानकारी दी है प्रियंका के आगमन को लेकर। महिला सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं। जो महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा हम सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रियंका जी को चाहते थे। प्रियंका जी आ रही कल और बड़ा सम्मेलन कल होगा। और हो सकता है प्रियंका जी आ रही, जब राष्ट्रीय नेता हमारे आते हैं ईडी आईटी वाले सक्रिय हो जाते हैं। और देखिए, उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सनातन वाला दांव चल दिया है। कैसे, ये आपको बताते हैं। जहां पर उनका एक बयान सामने आता है और ओंकारेश्वर में आज जाएंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे और इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के कहानी यह है कि 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा नर्मदा के किनारे मानधाता के पहाड़ियों के ऊपर बनाई गई है। 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसे बनाने में 2000 करोड़ का खर्च आया है। तो 108 फीट ऊंची इस विशाल प्रतिमा की अब ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कितने भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। एकात्मा की प्रतिमा के अनावरण के अलावा शिवराज भव्य अद्वैत लोक के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। पहले प्रतिमा का अनावरण 18 सितंबर को किया जाना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया और आज अब ये कार्यक्रम होना है, जहां ओंकारेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और देखिए, ओंकारेश्वर में ही शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है और इसको लेकर भी पुरानी मान्यता रही है। तमाम इसको लेकर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है, आपको सुनवाते हैं। शंकराचार्य हमारे महान संत जो ओंकारेश्वर आए थे और ओंकारेश्वर में नर्मदा का वेग बहुत था और नर्मदा में शायद उफान पर ये नदी हुई थी, ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपने कमंडल में नर्मदा का जल भरा तो ये वेग शांत। इसी बीच आपको बताते चले, बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। छिंदवाड़ा की चौराई में राम कथा करने पहुंचे प्रख्यात कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर, अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा है और रामभद्राचार्य ने कहा कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कुछ बोल देना चाहिए था, प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। सनातन का विरोध करने वालों का सर्वनाश होना तय है। तो देखिए, इस खबर पर अब एक और एंगल जुड़ता है, जहां रामभद्राचार्य ने सामने आकर कहा है कि देखिए, अगर वो इतने बड़े हनुमान भक्त है कमलनाथ, तो उदयनिधि स्टालिन के बयान कर खुलकर वहां विरोध क्यों नहीं किया। तो देखिए, जिस तरीके से पूरे सनातन के पिच पर जमकर खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में, यहां पर रामभद्राचार्य की एंट्री हुई है और उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। स्टालिन उदयनिधि ने कहा है सनातन धर्म बीमारी
जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उन्हें मिट्टिया मेट होना पड़ेगा। मैं कमलनाथ जी को भी बहुत प्रेम करता हूँ, हनुमान जी के भक्त हैं, पर एक वाक्य बोल दिया होता इन्होंने तो मुझे बहुत संतोष होता। उन्हीं के जनपद में मुझे पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। इस बार की चुनाव की लड़ाई कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह की नहीं है, मोदी और सोनिया की नहीं है, ये लड़ाई अब तो है धर्म और अधर्म। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब हमारे हैं। और देखिए संसद का ये सत्र वो भी नए नवेले भवन में काफी ऐतिहासिक साबित हो रहा और कई मायनों में। और इसके असल मायनों की हम बात करें वो है महिला आरक्षण बिल से इसका आगाज होना, इसकी शुरुआत होना। इस तरीके से लोकसभा में ये पारित हुआ। कल हमने तस्वीरें देखी, हंगामा हुआ, लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल को आना है और यहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति और कानून के रूप में तब्दील होना है। ये जश्न है आदि आबादी को मिले हक का। ये खुशी है 27 साल बाद आए उस ऐतिहासिक पल की। यह विश्वास है नारी शक्ति को मिले अद्भुत अधिकार की। यह वंदन है 454 सांसदों का जिन्होंने आधी आबादी को हक दिया। पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल का जिक्र बार बार होता रहा है। यह ऐसा बिल था जो देश की आधी आबादी के लिए था। 19 सितंबर 2023 को इस लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन के नाम से लोकसभा और विधानसभाओं में ये 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल चर्चा के बाद लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला। नारी शक्ति वंदन पर करीब 8 घंटे तक चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया, जिनमें सोनिया गांधी समेत 27 महिला सांसद भी शामिल थी, जिन्होंने महिला आरक्षण पर अपने मन की बात लोकतंत्र के मंदिर में रखी। मौका ऐतिहासिक था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पल के साक्षी बने। उन्होंने लोकसभा से विधेयक पास होने पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ बिल पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। हालांकि कई महिला सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के बावजूद अपनी आपत्ति जताई। इनमें हरसिमरत कौर बादल और डिंपल यादव समेत कई महिलाएं शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड है कि जिस तरह ये बिल आया हम इसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि हमारी पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। सपोर्ट तो करेंगे, कैसे सपोर्ट नहीं का, हमारी मांग है, लेकिन ये धोखे से ये बिल सिर्फ गुडविल के लिए आप तालियों के लिए आप मांगते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो जमीन पे जब कुछ हो नहीं रहा तो आपने औरतों के साथ तो बुरा मजाक ही किया है ना। कुछ सांसद ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन के कानून बन जाने के बाद ये कब से लागू होगा। विपक्ष के सवाल हैं, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, 2024 से महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं, 2029 तक आरक्षण के दरवाजे बंद क्यों, आरक्षण के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों, बिल लाने के लिए 9 साल तक इंतजार क्यों। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन इस बिल के लागू होने की उम्मीद नहीं है। बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में कुल सांसद 240 हैं, जिनमें 5 सीटें अभी खाली हैं। बिल पास करवाने के लिए 160 सांसदों की जरूरत होगी। अभी राज्यसभा में एनडीए के 114 और इंडिया गठबंधन के 98 सांसद हैं, जबकि अन्य सांसदों की संख्या 28 है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की एक खासियत रही है, लीक से हटकर समय समय पर देश की जनता को बड़े सरप्राइज दिए जाते हैं। ये सरप्राइज ऐसे रहते हैं जो आम जनता के साथ साथ विपक्ष को भी क्लीन बोल्ड करने का काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय रचा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और उनका अभिनंदन। राजनीतिक दलों के मुताबिक ये बिल ऐतिहासिक है, सही मायनों में महिलाओं को सशक्त करने वाला है और राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें आज राज्यसभा में पेश होने वाले नारी शक्ति वंदन बिल पर है।
बारी है लाइफ टिप की। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है, और खुश कैसे रहना है ये बता रही है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट फिजा खान। हम अपने आप को खुश 3 बेसिक चीज़ों से भी रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि हम बहुत सारा हेल्दी फूड खा सकते हैं और थोड़े बहुत जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी, जो हम 24 घंटे में अपने आप को जो टाइम देते हैं उसमें 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम नेक्स्ट डे अपना काम फ्रेश और बहुत ही कंसंट्रेशन से कर सकें। तीसरा, हमें डेली लाइफ में थोड़ा सा समय निकाल के एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी बॉडी और मेंटल हेल्थ को भी फिट रख सकें। अगली लाइफ टिप आपकी जेब की सेहत से जुड़ी है। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जानकारी और सावधानी के साथ। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वेद जैन से समझिए इसकी बारीकियां। आम आदमी इसमें पैसा लगाने के लिए तभी आए जो पैसा उसके पास सरप्लस है और जो उसकी सुरक्षा के लिए जितना पैसा चाहिए वो उससे अलग है। और दूसरा, अगर करना है तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो अच्छे म्यूचुअल फंड चलाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि किस कॉर्पोरेट में करा जाए, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाए। आप इस लालच में ना पड़े कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कह रहा है कि मैं 1 साल में दुगने कर दूंगा, तिगने कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो एक क्षणिक आपकी जो गलती है वो आपको नुकसान दे सकती है। और अपनी स्किन की केयर कैसे करें, जान लेते हैं स्किन केयर के एक्सपर्ट जसमीत जगदेव से। हमें अपना CTM को फॉलो करना चाहिए। CTM क्या होता है? CTM क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। उसको हम रेगुलर अगर अपनी एक्टिविटी में ले आएंगे तो उससे हमारा स्किन हेल्दी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। हमें सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज बाहर धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी है, तो हमें ऐसे ही बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा फेस डर्टी, पॉल्यूशन की वजह से डस्ट वगैरह बहुत होती है, तो उसी सिचुएशन में हमें रात को भी क्लिनजिंग करना चाहिए।